नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम साइंस के एमसीक्यू करने जा रहे हैं और हमारे हो गए थे इससे पहले। आज है परिसंचरण तंत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है। दूसरा, रुधिर की कुल मात्रा का लगभग 70% रुधिर कोशिकाओं के रूप में होता है। और तीसरा, श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी कि WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। चौथा, रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। तो इसमें सही बताना है और इसका आंसर है डी, रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। तो इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी सामान्य व्यक्ति में रुधिर के संबंध में जो है वो डी बिल्कुल सही है, क्योंकि WBC की तुलना में बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं वो अधिक होते हैं। क्योंकि रुधिर में मतलब ब्लड में WBC की जो संख्या होती है वो होती है 7,000 से 11,000 प्रति mm³, जबकि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 2 से 5 लाख प्रति mm³। धमनियों एवं शिराओं की संख्या बराबर होती है एवं धमनियों में सदैव रुधिर की जो मात्रा होती है शिरा की तुलना में अधिक होती है। रुधिर में 55% तक प्लाज्मा, 45% तक कोशिकाएं यानी कि RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स पाई जाती है। WBC का उत्पादन लसिका पर्वों के अतिरिक्त अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो एवं थाइमस में होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है। ऐसा रुधिर के थक्के बनने के कारण होता है। इसके लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखा है, जैसे CAPF एग्ज़ाम में हुआ था, इवन UP PCS भी पूछ चुका है, अदर स्टेट PCS भी बहुत बार पूछ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लाज्मा। इसका आंसर है प्लेटलेट्स। जो मतलब थक्का बनता है ना, जिनकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है, वो होता है प्लेटलेट्स, जिनके कारण होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोट लगने पर घाव पर रुधिर का थक्का जमा कर रुधिर के प्रवाह को रोकने का कार्य के लिए कौन होता है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये रुधिर कोशिकाएं केवल स्तनियों में पाई जाती हैं तथा केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होती हैं। रुधिर में इनकी मात्रा 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें से असत्य बताना है। तो पहला है कि शिरा की भित्ति पतली होती है, इसमें सदैव अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। दूसरा, धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है और यह सदैव रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। ऊतक स्तर पर एक स्तरीय भित्ति की बनी पतली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि धमनी के निरंतर विभक्त होने के कारण निर्मित होती है। आपको इसमें असत्य बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसमें जो है ना केवल और केवल 1 होगा, क्योंकि पहला केवल गलत है। शिरा की भित्ति पतली होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं इसका। यह है, शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिकाओं के संदर्भ में जो कथन 1 है वो असत्य है, क्योंकि जो शिरा की भित्ति होती है वो पतली होती है एवं इसमें अनॉक्सीकृत रुधिर का हृदय की ओर परिवहन होता है, किंतु फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है जो ऑक्सीकृत रुधिर को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है और यह सदैव रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। इसमें ऑक्सीकृत रुधिर का परिवहन होता है, किंतु फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है। ऊतक स्तर पर समुचित गैसीय विनिमय एवं अन्य पदार्थों के आदान प्रदान हेतु इसमें महीन एक कोशिका स्तरीय केश नलिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं, कैपिलरीज। ये धमनियां के अंतर्गत विभाजित होने से बनती हैं एवं पुनः परस्पर मिलकर शिरा बनती हैं। अर्टरी और वेन, अगर आपने पढ़ा होगा अर्टरी और वेन, ठीक है ना, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ये हार्ट के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन असत्य बताना है, ठीक है। ये देखिए असत्य बताना है। यह एक पेशीय अंग है जो 3 कोष्ठकों का बना होता है एवं जीवन पर्यंत कार्यरत रहता है। इससे ऊपर में आपको भी बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके स्पंदनों का आरंभन एवं नियमन शिरा एवं आलिंद संधि द्वारा किया जाता है। शिरा यानी कि वेन्स, आलिंद यानी कि अर्टरी। हृदय में आलिंद की तुलना में निलय की भित्ति मोटी होती है तथा इनमें उपस्थित वॉल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है।
और इसमें असत्य बताना है। मैं आपको बताया 3 कोष्ठक नहीं जबकि 4 कोष्ठक होते हैं हृदय के, तो ये केवल 1 असत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मानव हृदय एक मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है जो 4 कोष्ठकों का बना होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी कि 2 वेन्स और 2 अर्टरी होते हैं। यह जीवन पर्यंत कार्य करता है। इसके स्पंदनों का आरंभन एवं नियमन शिरा आलिंद संधि ऐसे नोड द्वारा होता है। इसे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय में आलिंद की तुलना में निलय की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय रुधिर को बहुत अधिक दाब के साथ धमनियों में प्रवाहित करता है एवं इस कार्य हेतु निलय उच्च स्तर पर संकुचित होता है। हृदय में आलिंद एवं निलय के मध्य स्थित वॉल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में रुधिर का प्रवाह होने देते हैं। देखिए, मुझे पता है कि थोड़े वर्ड जो हैं वो टफ हैं, लेकिन यकीन मानिए अब पीसीएस भी बहुत बदल चुका है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो। अब ये नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ लो और घटना चक्र पढ़ लो और साइंस आपका हो जाएगा, गलत। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो करके जाएगा उसी के ही नंबर आएंगे, जो वाकई में क्लियर करने वाला जो होता है कट ऑफ उसको। अब 70-80 में मतलब आप क्या फ़ायदा, आप बाउंड्री लाइन में रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि मैं होगा कि नहीं होगा। साइंस एक बहुत मेजर रोल करता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो अगर आप साइंस को अच्छे से लेकर चलोगे ना तो आपके 100 तक मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए साइंस पे थोड़ा जोर है और एनसीईआरटी में इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो आने हैं एग्ज़ाम में, वो आप करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पहला है कि हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है, जहाँ से यह दाएं निलय में से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। दूसरा, हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद एवं बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी तक प्रवाहित होता है। मानव में द्विपरिसंचरण की खोज कॉल लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। अब आपको इसमें क्या बताना है, सही नहीं बताना है। तो इसमें जो तीसरा है ना लैंडस्टीनर, ये गलत है, ठीक है, बाकी सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं। देखो, जो क्योंकि मानव का जो रुधिर का दोहरा परिसंचरण है उसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। किसने की थी? विलियम हॉर्वे। ये पूछ सकता है कि किसने दोहरा परिसंचरण की खोज की थी, तो ये याद रखना विलियम हॉर्वे इसका आंसर है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। शरीर के सभी अंगों में फेफड़ों के अतिरिक्त हृदय के बाएं भाग आलिंद एवं निलय में ऑक्सीकृत, देखो हृदय के जो बाएं भाग में होता है आलिंद एवं निलय दोनों में ऑक्सीकृत O2 युक्त या शुद्ध रुधिर निलय द्वारा महाधमनी की सहायता से प्रवाहित होता है एवं महाशिरा की सहायता से हृदय के दाएं आलिंद में लौटता है। हृदय के दाएं भाग आलिंद एवं निलय में अनऑक्सीकृत CO2 युक्त या अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, जो फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से निलय से फेफड़ों की ओर ऑक्सीकृत होने के लिए जाता एवं ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से बाएं आलिंद में लौटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आधान की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किसी एक का रुधिर आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। वो कह रहा है ना कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो किसका ब्लड ऐसा होगा जो बिल्कुल यूनिवर्सल, जिसको एक्सेप्टर बोलते हैं, वो कौन सा होगा जिसको एक्सेप्ट, मतलब कोई भी इंसान आप ले सकता है उस ब्लड को ना। तो याद रखना O नेगेटिव, ORH नेगेटिव है ना। तो जो ORH नेगेटिव होता है ना वही होता है, ठीक है, वो सबको दे सकता है। देखिए जो O नेगेटिव होता है ना, O नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें RH जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता। जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता होता है। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम मतलब जो एक्सेप्टर होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है वो होता है AB पॉजिटिव, ठीक है ना। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो O नेगेटिव या ORH नेगेटिव रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड में प्रतिजन A एवं B, प्रतिजन की एंटीजन A एवं B तथा RH प्रतिजन का अभाव होता है। इसमें कोई भी नहीं पाया जाता, ना A एंटीजन पाया जा रहा है, ना B, ना RH, कोई भी नहीं। अतः यह यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग कहलाता है, क्योंकि किसी भी एंटीजन के अभाव में यह रुधिर वर्ग किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रियाएं की संभावना नहीं होती। यह दुर्बलतम रुधिर वर्ग है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। ठीक है, वयस्क मानव की स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। दूसरा, वयस्क मानव का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर 100/120 mmHg होता है। रुधिर दाब को स्फेग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसमें आपको गलत बताना है, तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है, ये दूसरा जो है वो गलत है। तो पढ़ लेते हैं। देखो, मानव में जो रुधिर परिसंचरण होता है वो सबको पता है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध होने वाला दाब होता है, जो कि शिराओं की तुलना में धमनियों में अधिक होता है। हृदय के निलय के संकुचन के दौरान धमनियों की भित्ति पर लगने वाला जो दाब होता है प्रकुंचन दाब कहलाता है, क्योंकि जबकि निलय की अनुशीतलन के दौरान लगने वाला दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, जो कि क्रमशः 120 mmHg एवं 80 mmHg होता है। इसे स्फेग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। वयस्क मानव के हृदय की स्पंदन की दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, और जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं या नाड़ी द्वारा महसूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें आपको अच्छा एक मिनट सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। तो इधर देखिए हैं मोर, मानव, शार्क। इधर उत्सर्जी उत्पाद, उनके क्या क्या मतलब उनके उत्सर्जी निकलते हैं, उनसे उत्पाद यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और भी हैं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा यही है बस, है ना। तो देखो, जो मोर होता है ना वो आपका करता है यूरिक अम्ल, ठीक है, और जो मानव होता है वो यूरिया करता है, सबको पता है। शार्क जो है वो अमोनिया करता है। एक बार देख लेते हैं 132, है ना, और पढ़ भी लेते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 132। हाँ एक, तो देखो जो मोर होता है ना वो यूरिक अम्ल के रूप में अर्ध ठोस नाइट्रोजनी वर्ज्य वेस्ट का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। मानव स्तनी जो मानव होते हैं वो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। इसे उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के यकृत में अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया बनती है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटोलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक। और जो मछली होती है शार्क जैसे जलीय जीव होने के कारण अमोनिया को सीधे ही जल में मुक्त कर देती है, इनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इनके भी वही है मैच द फॉलोइंग, इनको भी मिलाना है। ठीक है, चलिए। तो ये है मैल्पिगी नलिकाएं, हरित ग्रंथि और वृकक और ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, तो जो मैल्पिगी और नलिकाएं होती हैं वो होती हैं कॉकरोच की उत्सर्जन, है ना। हरित ग्रंथि होती है आपकी प्रॉन की, और वृकक जो होता है वो होता है आपका जोंक, और ज्वाला कोशिकाएं फीता कृमि। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4, 3 यानी कि इसका डी हो जाएगा। देखो, मैल्पिगी नलिकाएं यानी कि कॉकरोच कीट के उत्सर्जी अंग हैं। यह कीटों के शरीर में उदर गुहा में स्थित होता है। हरित ग्रंथि प्रॉन, जिसको कि क्रस्टेशियन क्रस्टियन बोलते हैं, के उत्सर्जी अंग हैं। यह प्रॉन में दूसरे एंटीना के भीतर स्थित होते हैं। वृकक जोक जो होते हैं एनलिड के उत्सर्जी अंग है। यह जो वृकक है वो जोक है जिसको एनलिड बोलते हैं, उसके उत्सर्जी अंग है। यह कशेरुकी गुर्दे के समान कार्य करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं फीता कृमि के उत्सर्जी अंग है। यह एक खोखले कप के आकार में होता है और जिसमें सिलिया का एक गुच्छा होता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। देखो अब पूछा हुआ है ये लाइपेज, श्लेष्मा, यूरिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसकी है यूरिया। ठीक है, मतलब यकृत का कार्य क्या है, यूरिया का निर्माण करना। यूरिया का निर्माण करना यकृत का कार्य है। मानव में यकृत रुधिर में उपस्थित विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया को CO2 के साथ संयुक्त कर कम विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया में परिवर्तित करता है, और इस प्रक्रम को ऑनर्थिंग चक्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन के तंत्र में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं जो रुधिर के pH का नियमन, परासरण, संतुलन एवं यूरिया के निष्कासन का कार्य करते हैं। दूसरा, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है नेफ्रॉन कहलाती है, जो बोमेन संपुट एवं वृक्क नालिका की बनी होती है। तीसरा, वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, जिसमें 5 से 8% यूरिया होता है। ये वाला गलत है और आपको गलत ही बताना है, तो इसमें केवल 3 जो है वो आपका गलत है। पढ़ लेते हैं। देखो जो क्यों है वो गलत, क्योंकि जो मानव वयस्क व्यक्ति होता है
वो प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है, जिसमें 95% जल और 2.5% यूरिया तथा शेष अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, और बाकी जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस मशीन का कार्य शरीर के किस अंग के समान होता है? देखो, डायलिसिस जो होता है ना, जब किडनी फेल हो जाती है ना, किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है, तब डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये यकृत के समान, वृक्क के समान, या एड्रिनल या पित्ताशय, तो वृक्क जो है किडनी, ठीक है ना, तो वृक्क के समान। डायलिसिस का अपवहन मशीन वृक्क के समान कार्य करता है, या मशीन कृत्रिम वृक्क कहलाती है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है, जो वृक्क के खराब यानी कि किडनी के खराब होने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें रुधिर के परासरण दाब के समान वाला तरल एवं अर्धपरागम्य सेलोफेन की झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जो विसरण द्वारा रुधिर से यूरिया को पृथक करती हैं। अब आपको बताना है कि मानव वृक्क के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें भी आपको असत्य बताना है। किडनी में उत्सर्ग में कमी के पश्चात स्वच्छ रुधिर वृक्क या धमनी में वापस आ जाता है। बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं में गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्क या शिरा में रुधिर वापस भेजा जाता है। असत्य बताना है, तो ये पहला जो है ना वो असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्यों है असत्य? देखो, क्योंकि जो वृक्क होता है कि किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद शुद्ध रुधिर वृक्कीय शिरा में वापस आता है, जबकि वृक्कीय धमनी अशुद्ध रुधिर को बोमेन संपुट में निस्यंदन की छानने के लिए ले जाती है, जहाँ रुधिर महीन कोशिकाओं के गुच्छे में से गुजरता है और निस्यंदन के पश्चात क्षनित तरल कुंडलित वृक्कीय नलिका में जाता है, जहाँ संपूर्ण ग्लूकोज का पुनरावशोषण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब जो काम ना किडनी करती है ना हमारी अंदर, वो काम एक तरह से जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस से किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं उसको। यहाँ पे बोल रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसिटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट की। याद रखना, जो गुर्दे में स्टोन होता है ना वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निम्नलिखित में से खनिजों पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, लौह या सोडियम? इन तीनों की ही आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी, लौह की भी और सोडियम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल तंत्र में आपको बताना है कि इसमें से भी कौन सा कथन असत्य बताना है। मानव में 80 अक्षीय अस्थियां जबकि शेष उपांगीय अस्थियां होती हैं। मैलियस मैंडिबल एवं स्टेपिस कर्ण की अस्थियां होती हैं। वयस्क के कशेरुक दंड में 26 अस्थियां होती हैं, जबकि छोटे बच्चों में संख्या 33 होती है। इसमें आपको असत्य बताना है, तो इसका आंसर जो दूसरा है ना वो गलत है। ठीक है, देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि मानव में जो मैलियस, इनकस और स्टेपीज होती हैं ये कर्ण की अस्थियां होती हैं। कर्ण यानी कि कान, जो श्रवण हेतु महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि जो मैंडिबल होती है वो निचले जबड़े की अस्थि होती है जो मुख में पाई जाती है। तो देख लिया आपने कि हड्डी किसकी होती है? कर्ण की। याद रखना कि ये जो सवाल है ना, मतलब अस्थियों से रिलेटेड सवाल पिछले साल बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखो कितने सारे आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस। और जो पिछले साल मैंने साइंस के क्वेश्चंस देखे हैं ना, वो मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि एनसीईआरटी से हूबहू चैप्टर से लाइन टू लाइन उन्होंने पूछे हुए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। कंकाल तंत्र में गति का कारण पेशियों का शिथिल एवं संकुचित होता है। दूसरा, पसलियों में 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती हैं, जबकि शेष कूट पसलियां होती हैं। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। और भी है, एक मिनट, इसमें इसका आगे का देखो, इसका जो पीडीएफ है शायद वो इसमें नहीं जोड़ा, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो इसमें असत्य है ना वो दूसरा असत्य है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं ना कि पसलियों में 7 जोड़ी वास्तविक पसलियाँ पाई जाती हैं, ये गलत हैं। मतलब क्या होता है ना कि मानव में प्रथम जो 7 पसलियाँ होती हैं वो वास्तविक होती हैं, ठीक है ना। और जो किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से, यानी कि उरोस्थी से वो पसलियाँ जो हैं वो सीधे जुड़ी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ घटना चक्र के क्वेश्चन जोड़ दिए, उनको कर लेते हैं। भोजन का प्रमुख अंग आपको बताना है। भोजन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सेलुलोज, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का या कार्बोहाइड्रेट का? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं है, और ये पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, तो ये बीपीएससी भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा होता है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम? फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल? तो ये अमीनो अम्ल हमारे उसमें संग्रहित नहीं रहता है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट या अमरूद? इसका आंसर हो जाएगा करौंदा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है। देखो अभी एनसीईआरटी में भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है ना। ये तीनों ही होते हैं, कैल्शियम, लौह और सोडियम, तीनों के तीनों होते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है आयरन। आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत होता है? गाजर, मटर, चावल, पालक? याद रखना जो भी ग्रीन वाले सब्जियां होंगी ना वो सबसे ज़्यादा लौह का वो होंगे, पालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक, अभी मैंने आपको बताया हरी सब्जियों में जो भी ग्रीन वेजिटेबल होगी सबसे ज़्यादा उनमें आयरन पाया जाएगा, इसीलिए लड़कियों को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किसका बाहुल्य होता है? लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का या तेल का? एमाइलोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है, मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन? लैक्टोज के कारण। दूध में विद्यमान सैकराइड है, तो ये सबको पता है लैक्टोज, उसी के कारण मिठास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, इसके कारण दही बन जाती है, इसी बैक्टीरिया से दही बन जाती है। दूध का दही में परिवर्तन तो किसके द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस, तो वो क्या है? बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन या लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड? तो इसका आंसर है कैसीन के साथ कैरोटीड। गाय के दूध का हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इसका आंसर कैरोटीन। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन, कैसीन से होता है, और कैरोटीन पीला के कारण होता है। और भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है ना? इसका आंसर है 7.2 होती है, 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसका पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, कितने वर्ष में। तो वो कह रहा है कि जो अनेक स्तनियों की जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं में दूध जो है प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशु में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध जो प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 या 3, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीन दुग्ध क्या होता है? कैसीन जीवाणु होता है, शर्करा, प्रोटीन, वसा, तो ये हो जाता है प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध का धवल रंग यानी कि वाइट रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अभी मैं ऊपर आपको बताया था कैसीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं बताना है ना? नहीं है जो इनमें से। सैक्रिन क्या कि कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन है, थाइमिन विटामिन, कैरोटीन प्रोटीन है, ये गलत है। सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट्स ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। सैक्रिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक के लिए प्रयुक्त होता है।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो इसका आंसर है प्रोटीन से होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन। वृद्धि मतलब जहाँ पे भी आएगा तो प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। विटामिन B12 है ना, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल, ये आपको बताना है। तो इसमें उपस्थित तत्व बताने हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करनी है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, हीमोग्लोबिन होता है सबसे ज़्यादा, वो आयरन में आयरन होता है ना उसमें, हीमोग्लोबिन में। और आपका जो है विटामिन B12, कोबाल्ट हो गया, तो A का 2 और B का 4, A का 2 हो गया और B का 4। देख लेते हैं, 1 मिनट, ये रहा A का 2 B का 4, तो ये A में ही है। तो देख लेते हैं, विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, आयरन और क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इसमें सुमेलित नहीं बताना है आपको। क्लोरोफिल के आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। ये गलत है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो पोटेशियम नहीं होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो देख लीजिए। हीमोग्लोबिन आयरन हो गया, B12 कोबाल्ट हो गया, क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम हो गया और चेल्कोपाइराइट आपका तांबा हो गया। A का 2 B का 4 C का 1, A का 2 B का 4 C का 1, A में ही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो B1 है, B1 वो हो जाएगा आपका थाइमीन, और B2 हो जाएगा आपका B2 राइबोफ्लेविन, ये उसके नाम है आई थिंक। B6, तो ये जो है ना इसमें इनके नाम है ये, ठीक है। तो इनको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। फिर से देख लेते हैं। जो B1 है वो क्या है? थाइमीन है, और B2 जो है राइबोफ्लेविन है, और B6 जो है पायरिडॉक्सिन है, और विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालमिन, कोबाल्ट जिसमें होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इसमें आपको पता है सुमेलित कौन सा नहीं है। B1 के आगे रेटिनॉल, B2 के आगे राइबोफ्लेविन और B6 के नियासिन, C कैल्सीफेरॉल। अच्छा, सही सुमेलित बताना है आपको। तो जो B2 है ना वो सही है, ये गलत है, B1 ये सब गलत है। केवल और केवल कौन सा सही है? B2 राइबोफ्लेविन। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A, C, B, K। तो इसका आंसर होगा विटामिन C पाया जाता है पपीते में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है विटामिन A का। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, वो कह रहा है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है, आपको बताना है। रक्त में उपस्थित, त्वचा में, या ऊन में, या अंडों में? तो इसका आंसर होगा त्वचा में उपस्थित होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल जो है किस प्रोटीन का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कीराटिन या कैसिन? तो इसका आंसर होगा कीराटिन प्रोटीन होता है बालों में। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? कीराटिन, अभी मैंने आपको बताया, कीराटिन इज द राइट आंसर। कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है? कपास, केश बाल, लूता रेशम या खुर? तो कपास जो है ना वो प्रोटीन नहीं है। कपास क्या है? कपास सेलुलोज का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे ही विद्यमान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। तो अवरक्त किरणें नहीं करती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। एंजाइम के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो है आपके दोनों के दोनों सही हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, लगभग समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर एवं वृद्धों में न्यूनतर होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तरुणों में बहुत अधिक, वृद्धों में बहुत कम। तो C है इसका आंसर। वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है 45 ग्राम, 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन
आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 ग्राम। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रंगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसी चीज़ का अभाव होता है। बताइए किसका? लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब पाया जाता है, केवल लौह नहीं पाया जाता माँ के दूध में। दूध किसका घटिया स्रोत है? अच्छा, मतलब दूध में क्या नहीं पाया जाता ये पूछ रहा है, और ये वीपीएससी ने ही पूछा हुआ है। तो दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है दूध में विटामिन सी का। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च क्या है? स्टार्च मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, में से कोई नहीं, तो ये पॉलीसेकेराइड है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों का वास्तविक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। तो ये है, इसमें सही नहीं बताना है। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए, बी, सी, डी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल? तो ये हो जाता है कैल्सीफेरॉल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण वह त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। ये तीनों सही हैं। जो ये पहला है ना, ये गलत है कि विटामिन बी नहीं होता है। विटामिन B1, B2 और B6, B12 सभी पाए जाते हैं दूध में। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, आपको बताना है। अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से? इन तीनों से ही हमको कुपोषण होता है। हमें संतुलित आहार लेना होता है, तब जाके हम अच्छा पोषण मिलता है। ये तीनों ही क्या है? कारण होते हैं कुपोषण के। आगे बढ़ते हैं। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतर रोग उत्पन्न होते हैं। आपको सही बताना है इसमें। तो इसका आंसर है कि पहला, दूसरा और चौथा। जो तीसरा है वो बिल्कुल गलत है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। ये गलत है, करती है, वो वसा अम्लों का संश्लेषण करती है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। ये कथन असत्य है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 का, आवश्यक अमीनो एसिड का, या प्रतिऑक्सीडेंट्स का? तो ये होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत होता है अलसी। ये बालों के लिए सबसे अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का होता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल हैं कैल्शियम, पोटेशियम, लौह। कैल्शियम, पोटेशियम, देखो लौह नहीं होता है ना, तो इसको हटा दो, तो कैल्शियम और पोटेशियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कथन ए है और ये कारण है। बोल रहा है कि विटामिन जो होते हैं बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। और कारण बोल रहा है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो ए है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो बिल्कुल गलत है। पढ़ लेते हैं इसका। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। इनका स्रोत अनाज, हरी सब्जी, फल, दूध होता है। और हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों इत्यादि को WBC यानी कि वाइट ब्लड जो कैप्सूल्स होती हैं मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन और कारण है। पहला है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। दूसरा है कि इसका कारण है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो आपको बताना है इसमें भी ए जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। देखो ना, ये अंग केवल, मानव अंग केवल आ गया ना, केवल, तो ये
कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है ये। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन डी, के और विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है मानव शरीर। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज और आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है। ये रहा, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है। देखो फिर से आ गया सभी। दूसरा है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो सभी एक तरह से ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ए गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही हो जाएगा। और फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप में शामिल होने चाहिए और इसका कारण है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए। तो इसमें जो है ना, ये जो आर है वो बिल्कुल सही है कारण, लेकिन जो ये है कथन ए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन है अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक अमीनो अम्ल होते हैं, शेष 9 को स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? चावल, दूध, अंडा या सोयाबीन। इसमें देखो सोयाबीन में भी पाए जाते हैं और अंडे में भी ये अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसलिए 2-3 इसका, और मांस वगैरह मतलब इनमें पाया जाता है, मीट वगैरह में। तो इसका आंसर दोनों हो गए, तो इसलिए इसमें आंसर नहीं दे रखा है इन लोगों ने कि ये कुछ ऑप्शन थोड़े गलत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें देखो केला, दाल, अंडा, मछली। तो इसमें जो है अंडा जो है, अंडा भी मैंने आपको बताया, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये सब किसका है? अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं ये। आगे बढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, और में से कोई नहीं है, और में से एक से अधिक। तो ये BPSC में ही पूछा गया है, तो इसका आंसर है चावल, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा के निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। ये शरीर की ऊष्मा का क्षय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो वसा जो है सबसे अधिकतम ऊर्जा जिसे मिलती है वो है वसा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% किसका होता है? किस पदार्थ का होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। याद रखना प्रोटीन का होता है सबसे ज़्यादा, 80%। अब इसमें से भी आपको नीचे ये कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है। सूरजमुखी का जो तेल होता है एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है और इसका कारण है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी बिल्कुल सही है, मतलब व्याख्या भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन और कारण है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कारण है असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, यानी कि एक ही बॉन्ड होता है, वो ये कह रहा है। इसका आंसर जो है पहला सही है, मतलब ए सही है, और इसका कारण जो है वो बिल्कुल गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ना कि सिंगल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अति आवश्यक विटामिन या अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसमें होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होता। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? पहला, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेल से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिकाओं को स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, वो ये कह रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो है वो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें ट्रांस वसा का जो उपभोग होता है शरीर में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ा देता है और अच्छे एसडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत जो तीनों हैं वो कथन बिल्कुल सही हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये आपको बताना है कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या है, ये बीपीएससी 2018 में पूछ चुका है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो इसका आंसर है वसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया है श्वसन तंत्र। देखो ये है श्वसन तंत्र आ चुका है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मतलब जो जितना कराया है वो बहुत है। इसको अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी श्वसन तंत्र को, और आपको यही वीडियो बार बार देखनी है, जिससे मुझे पता है कि थोड़े वर्ड्स जो हैं टफ हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम श्वसन तंत्र में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।